Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 2 of week 1 of software requirements engineering. In the last lecture we studied about the basic definitions of software requirement engineering. Basic definitions, and then we studied about the goal of software engineering. Basically, goal of every software engineering process is to deliver a good quality software within time and within budget. Then we studied about cost and success and failure factors of softwares. So today we'll continue with the frequency of requirement errors. कि requirements के अंदर जो errors आते हैं उनकी क्या frequency है, means SDLC के different steps को हम आपस में compare करके देखेंगे कि सारे steps के हिसाब से requirements में अगर issue आए तो वो ज़्यादा है या फिर वो deliver ज़्यादा होता है, जो भी इसकी description है पहले हम उस पर आते हैं. Table 1 summarizes a 1994 standard study by Capes-Jones. Requirement errors contribute approximately 1/3 of the delivered defects. So this is very important कि requirement errors हमेशा 1/3 of the delivered defects तक जाते हैं. Basically, what is delivered defects? Delivered defects means defects that are found in the end product. एंड प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स होंगे वो हमारे डिलीवर्ड डिफेक्ट्स होंगे. एज वी ऑल नो कि जब भी हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, इवन हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कोड करना शुरू करते हो तो डिफेक्ट्स या एरर्स आते हैं, ठीक है, नेचुरली आते हैं. लेकिन इशू क्या होता है? इशू इसलिए नहीं होता इतना बड़ा क्योंकि जब एरर्स आते हैं वी फाइंड इट आउट एंड देन वील रिजॉल्व दिस. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोडिंग की बात करते हैं, अगर कोडिंग में कोई इशू है तो अगर कंपाइल टाइम का प्रॉब्लम है तो इट मीन्स के कोडर या डेवलपर उसी वक्त उसको रिजॉल्व कर लेगा. ठीक है, लेकिन अगर इशू आता है टेस्टिंग के अदरवाइज टेस्टिंग में जाके वो एरर जो है अगर लॉजिकल एरर है और कोडिंग के स्टेप में वो कंप्लीट नहीं हुआ या उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सके तो वो टेस्टर्स जाके टेस्टिंग के स्टेप में उसको रिजॉल्व कर लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब कोई डिफेक्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं जाता बल्कि प्रोडक्ट डिप्लॉय हो जाती है और आफ्टर डिप्लॉयमेंट हमें ये आइडिया होता है कि कोई एरर रह गया है. सो दैट इज़ अबाउट डिलीवर्ड डिफेक्ट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉज करता है. क्योंकि जब कोई डिफेक्ट यूज़र तक पहुंच जाता है सो दैट विल रिजल्ट इन बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कॉस्ट. ठीक है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको भी स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कॉस्ट. बट डिलीवर्ड डिफेक्ट्स इसको देख लेते हैं साथ में कि डिलीवर्ड डिफेक्ट्स रिजल्ट्स इन हाई इनटेंजिबल कॉस्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेंजिबल कॉस्ट. ऑब्वियस सी बात है कि टेंजिबल कॉस्ट भी बढ़ेगी लेकिन इससे एक इनटेंजिबल कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है. तो इस टेबल को स्टडी करना शुरू करते हैं. जो फर्स्ट कॉलम है डिफेक्ट ऑरिजिन, इट मीन्स कि ये डिफरेंट ऑरिजिन के स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें एरर्स आ सकते हैं. सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर डिज़ाइन है, देन इज कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड बैड फिक्सेस. सो बैड फिक्सेस बेसिकली मीन्स कि अगर कुछ लॉजिकल एरर्स हैं जो हम पहले फाइंड आउट नहीं कर पाए तो वो हम बैड फिक्सेस में जाके रिजॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैलकुलेटर आप बना रहे थे और उसमें डिवीजन बाय ज़ीरो का कोई एरर था. एज वी नो कि जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं दैट वुड रिजल्ट इन इन्फिनिटी. इट मीन्स कि जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए
अगर हमें चेक लगाना है, वो चेक इस तरह से लगाना है कि अगर यूज़र 2 नंबर देता है, फॉर एग्जांपल वो देता है फर्स्ट नंबर 3 और सेकंड नंबर 0 दे देता है, ठीक है, तो आपने बजाय इसके कि लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलना शुरू हो जाए आपके मोबाइल के कैलकुलेटर का या जो भी आप कैलकुलेटर बना रहे हैं उसका, जैसे यूज़र सेकंड आर्ग्यूमेंट में 0 देता है तो यहाँ पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, इनफाइनाइट टाइम्स लूप ना चलना शुरू हो जाए या सिस्टम हैंग ना हो जाए, सिर्फ एरर मैसेज डिस्प्ले करा के कि इनवैलिड इनपुट का एक मैसेज आ जाए और यहाँ से हमारा काम दोबारा होगा, हम दोबारा उससे कोई नंबर लेंगे। सो दैट इज़ अबाउट एक्सेप्शनल हैंडलिंग। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया हुआ और टेस्टर आइडेंटिफाई करता है कि कोडर ने ये काम नहीं किया हुआ, सो बैड फिक्सेस में हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। बाकी जितने स्टेप्स हैं वो हमारे SDLC के स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, कोडिंग है, डॉक्यूमेंटेशन एक सेपरेट स्टेप नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो हमने परफॉर्म करनी है। डिफेक्ट पोटेंशियल मीन्स कि कितना पोटेंशियल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि इस केस में एरर आ सकता है। रिक्वायरमेंट्स में दिस इज 1, डिज़ाइन में 1.25, कोडिंग में 1.75। इट मीन्स कि बेसिकली हम इस चार्ट से रिक्वायरमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कोडिंग के स्टेप में 1.75 है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा कोडिंग के स्टेप में पोटेंशियल है कि एरर आ सकता है। उसके बाद डिज़ाइन के स्टेप में एंड एज देन रिक्वायरमेंट्स। ओके। रिमूवल एफिशिएंसी मीन्स वंस एरर आ गया है तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो एरर सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेवलपर रिमूव कर देगा, डिज़ाइनर रिमूव कर देगा, मीन्स हमारी प्रोडक्ट अभी डिप्लॉय नहीं हुई और किसी स्टेप में वो एरर रिमूव हो जाएगा। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? लुक एट द पॉसिबिलिटीज। कोडिंग में 95%, जैसे भी हमने डिस्कस किया था। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको रिजॉल्व करना भी आसान है, क्योंकि आपको पता है सारे कंपाइलर्स डिटेक्ट करके बता देते हैं कि इस लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम है, तो हम उसको एज इट इज रिजॉल्व कर देते हैं। प्लस अगर डिटेक्ट नहीं होता तो टेस्टर एंड में रिजॉल्व कर देता है। इट मीन्स इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर डिज़ाइन की है, मीन्स जो टेक्निकल चीज़ें उनकी सबसे ज़्यादा है, और रिक्वायरमेंट्स की कंपैरेटिवली बहुत कम है, 77 एज कम्पेयर टू 95 पे जो स्कोरिंग, ठीक है। डिलीवर्ड डिफेक्ट्स विच इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। असल में इशू ही यही है कि हमारे डिफेक्ट्स कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। सो डिलीवर्ड डिफेक्ट्स में जो हाईएस्ट है दैट इज 0.23 विच इज रिक्वायरमेंट्स। इसमें अगर आप देखें तो सबसे कम कोडिंग में है विच इज 0.09, बहुत कम है डिलीवर्ड डिफेक्ट। यानी अगर आएगा प्रोबेबिलिटी है कि एरर आएगा, लेकिन वो रिजॉल्व भी हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट्स में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि जो एरर्स आए हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें 0.23 डिफेक्ट्स आए। सो इस बेस पे हम ये कहते हैं कि रिक्वायरमेंट के अंदर एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने एरर्स हैं उनको रिमूव करना भी मुश्किल है और उनको डिलीवर होना भी मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो डिलीवर भी हो जाएंगे। सो ये रिक्वायरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाता है। देन इज हाई कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एरर्स। बेसिकली रिक्वायरमेंट एरर्स जब भी बढ़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। अब उसमें जो स्टेप्स हैं, इफ अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 इज असाइंड टू द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एंड रिपेयर एन एरर ड्यूरिंग द कोडिंग स्टेज। सो अगर हम सपोज करते हैं कि कोडिंग के स्टेप को, इस साइड पे हमने सारे स्टेजेस लिखे हुए, रिक्वायरमेंट्स टाइम, डिज़ाइन, देन कोडिंग, देन यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सो यूनिट टेस्टिंग मीन्स कि जब हम एक एक मॉड्यूल को अलग से बना के उसको टेस्ट करते हैं, सो दैट इज यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको कंबाइन करना होता है तो उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आती हैं जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट टेस्टिंग मीन्स वी हैव टू टेस्ट मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली। एक्सेप्टेंस टेस्ट मीन्स कि ये वो टेस्टिंग है जिसमें हमने कस्टमर की एक्सेप्टेंस लेनी है, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमने SDLC के सारे स्टेप्स को यहाँ पर लिख दिए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने कॉस्ट देखनी है कि अगर कोई एरर आ गया है, लेट्स से वी आर गोइंग टू सपोज कि एरर आ चुका है, हमारी प्रोडक्ट में एरर आ चुका है, ठीक है। अब उस एरर को हम रिजॉल्व करने के लिए
टू रिजॉल्व एरर कॉस्ट एस्टिमेशन हम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम कॉस्ट एस्टिमेशन करें कि कितनी कॉस्ट होगी जिसमें वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। यूनिट कॉस्ट हमने दे दी सेंटर में जो कोडिंग का स्टेप है उसको, उसके बाद हम बाकी सब चीज़ों को उससे कंपेयर करेंगे और कॉस्ट को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोडिंग में अगर 1 कॉस्ट है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में देखें। रिक्वायरमेंट्स मीन्स कि अगर रिक्वायरमेंट्स के स्टेप में ही कोई एरर फाइंड आउट हो जाता है तो इसकी कॉस्ट है 0.1 से 0.2, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में अगर एरर आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं तो इट मीन्स के 0.1 से 0.2 तक चांसेस हैं कि कॉस्ट हमारी इतनी लग सकती है, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अगले स्टेप पे आ जाते हैं, डिज़ाइन पे हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में हम एरर को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन हम जब डिज़ाइन में पहुंचे तो हमें एरर को आइडेंटिफाई किया, इट मीन्स 0.5 हो गई। सो वी कैन से कि अब अराउंड डबल हो गई, पहले 0.2 थी अब 0.4 या 0.5 हो गई, इट मीन्स डबल हो गई, ठीक है। एक SDLC के स्टेप से दूसरे SDLC के स्टेप में अगर कोई एरर मूव कर गया तो जो कॉस्ट है वो डबल हो गई, ठीक है। अब कोडिंग के स्टेप में मीन्स थर्ड स्टेप में जब जाते हैं तो हम देखते हैं पहले 0.5 थी अब 1.0 हो गई है, इट मीन्स वो ट्रेंड प्रीवियसली जो ट्रेंड था वही फॉलो हो रहा है, यहाँ से इधर डबल हुई और इधर से कोडिंग में डबल होगी। देन यूनिट टेस्टिंग में डबल, यूनिट टेस्टिंग से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में भी ऑलमोस्ट डबल, इट मीन्स सारे स्टेप्स में कॉस्ट डबल हो रही है। एनॉमली इसमें कहाँ पर है, जो मेंटेनेंस का स्टेप है। अगर हम मेंटेनेंस के स्टेप को देखते हैं, तो एक्सेप्टेंस टेस्ट में कॉस्ट 5 थी लेकिन मेंटेनेंस में 20 हो गई है। इट मीन्स acceptance test से when we move from acceptance test to maintenance, cost is या estimated cost is basically 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें so that is equal to 20, ठीक है। इट मीन्स कि दिस इज 4 times द प्रीवियस स्टेप, इट्स 4 times द प्रीवियस स्टेप, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में, सो इसकी रीजन पता होनी चाहिए कि बाकी सब में तो 2 times इंक्रीज कर रही है लेकिन मेंटेनेंस के स्टेप पे 4 times इंक्रीज कर रही है। व्हाई? बिकॉज यहाँ से आगे शुरू के जितने स्टेप्स है यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें तो इस स्टेप से लेके रिक्वायरमेंट्स के स्टेप से लेके एक्सेप्टेंस टेस्ट तक, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि इधर से लेके इस स्टेप तक जो कॉस्ट है हमारी वो बेसिकली या जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन लाई कर रहा है। यहाँ तक जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन लाई कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, व्हेन इट इज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, और वो कौन सा स्टेप है, मेंटेनेंस का स्टेप है। लास्ट वाला जो स्टेप है वो स्टेप मेंटेनेंस का स्टेप है और उसमें हम कह सकते हैं कि इट इज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आता है वो ये मेंटेनेंस का स्टेप है, ठीक है। हमें पता है कि जो मेंटेनेंस का स्टेप होता है उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को जब हम अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं तभी मेंटेनेंस होती है। तो ये वाला जो स्टेप है दिस इज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से डिलीवर्ड टू कस्टमर। डिलीवर्ड टू कस्टमर, ठीक है। सो इसकी रीजन ये है कि जैसे मैंने अभी बात की थी कि हम एक टेंजिबल कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट को हम डिफरेंट कैटेगरीज में चेंज कर सकते हैं। एक होती है टेंजिबल कॉस्ट और एक होती है इनटेंजिबल कॉस्ट। टेंजिबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट that can be measured is tangible, जिसको हम मेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कहती हूँ कि प्रिवेंशन कॉस्ट है,
प्रिवेंशन कॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल कॉस्ट. वाई? क्योंकि प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि एरर ना आए, जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, टू प्रिवेंट एरर फ्रॉम अकरिंग. लेट्स से मैं इसमें कहती हूँ कि प्रिवेंशन कॉस्ट का एक स्टेप मैं परफॉर्म कर रही हूँ और उसमें मैं ये कह रही हूँ कि ट्रेन करो इंडिविजुअल्स को, ठीक है. या दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि गिव इनफ रिसोर्सेस टू द एम्प्लॉयज. अब ये रिसोर्सेज क्या है? ये रिसोर्सेज में कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, इन रिसोर्सेज में कोई लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं जो बेसिकली मैं एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. दिस इज प्रिवेंशन कॉस्ट. अब यहाँ पर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, लाइक मुझे पता है कि मैंने कितने पीसीज लेने हैं और उनकी प्राइस कितनी होगी. मुझे पता है कि कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए कितनी रिक्वायर्ड है. इट मीन्स ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी मैं कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकती हूँ और पहले से बता सकती हूँ कि इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी. सो दिस इज टेंजिबल कॉस्ट. इनटेंजिबल कॉस्ट का मतलब ये है कि दैट कॉस्ट which can't be measured. Cost which can't be measured or estimated. Which can't be measured. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रिप्यूट की जो कॉस्ट है, रेपुटेशन की जो कॉस्ट है, दैट इज बेसिकली इनटेंजिबल कॉस्ट. क्यों? इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है या परचेज करनी है, इफ यू वांट टू परचेज अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है, लेट्स से आपने डेल का लैपटॉप परचेज करना है. सो जब भी आप किसी कंपनी का लैपटॉप परचेज करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फीडबैक लेंगे फ्रॉम योर फ्रेंड्स और कोलीग्स. आप पहले उनका फीडबैक लेंगे कि ये प्रोडक्ट किस किस के पास है, और जिनके पास है पहले मैं उनका एक्सपीरियंस देखूं कि उनका एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है या नहीं है. अगर उनका एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है तो आप भी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है. वो आपको कहेंगे हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है, तो आप कहेंगे कि ओके, इट मीन्स कि मुझे भी ये परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर लेट्स से कि आपके जितने लोगों से आप फीडबैक लेते हैं, 2 to 3 भी लोग अगर फीडबैक इसका नेगेटिव में दे देते हैं, इट मीन्स यू विल नॉट परचेज इट. सेम यही प्रॉब्लम आता है जो हमारी रेपुटेशन की कॉस्ट होती है या रिप्यूट की कॉस्ट होती है, जो इनटेंजिबल कॉस्ट होती है. एक दफा आपके प्रोडक्ट में कोई डिलीवर्ड डिफेक्ट आ गया, यानी जो एंड प्रोडक्ट है उसमें कोई एरर मूव कर गया, मेंटेनेंस के स्टेप तक आ गया, यानी कि डिलीवर हो गया डिफेक्ट, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है विल रिफ्यूज टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है. आपके किसी कस्टमर को नुकसान हो गया तो उसकी जो राय है या उसके जो फीडबैक है उसके बेस पे दूसरे कस्टमर्स भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे. नाउ प्रॉब्लम लाइज हियर कि हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हाउ मच लॉस वी आर सफरिंग फ्रॉम. मुझे नहीं पता कि मेरे 15 लोगों ने बाय करना था लैपटॉप लेकिन उन्होंने नहीं किया, या 20 लोगों ने बाय करना था, या हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने बाय करना था. वो मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं पहले से नहीं बता सकती कि कितने लोग बाय करना चाह रहे थे, लेकिन ड्यू टू दैट डिलीवर्ड डिफेक्ट जिससे एक कस्टमर अफेक्ट हुआ, उसकी वजह से कितने % कस्टमर अब मेरी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, प्लस कितने दिन तक, कितने साल तक बाय नहीं करेंगे. दैट इज एक्चुअली इनटेंजिबल कॉस्ट, क्योंकि हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें पता है कि इट इज वेरी मच ग्रेटर देन टेंजिबल कॉस्ट, ठीक है. ये बहुत ज्यादा टेंजिबल कॉस्ट से ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी है वो हम मेजर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनटेंजिबल कॉस्ट. और इसके सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप, दैट इज रेप्यूटेशन, ठीक है. रिप्यूट की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा कॉमन है इनटेंजिबल कॉस्ट में, दो इसमें और भी कॉस्ट आती हैं, लेकिन ये वो कॉस्ट है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, पहले से हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि इसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. सो दैट्स द रीजन कि जो लास्ट स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप में जब हम जा रहे हैं तो उसमें 4 टाइम्स हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर गई है.
relative cost to repair a defect at different life cycle phases, ये बेसिकली डेविस की स्टडी है 1993 की, जिसमें ये रेक्टेंगल के थ्रू डिफरेंट स्टेप्स में कॉस्ट को फाइंड आउट किया गया है. ठीक है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द लीकेज, डिफेक्ट लीकेज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ या स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. एलिसिटेशन, जिसमें एलिसिटेशन होगा, एनालिसिस होगा और बाकी भी डिफरेंट स्टेप्स होंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज.